हाय फ्रेंड्स, एबीएम यूनिट 17 का पार्ट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस। तो जो भी बैंक लोन देता है, एडवांसेस देता है, उस पे जो इंटरेस्ट रेट किस तरह से डिसाइड किया जाता है, तो वो सारा हम इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आरबीआई ने एक अपना मास्टर डायरेक्शन जारी किया था 4 सितंबर 2019 को। ठीक है। उस डायरेक्शन में, मास्टर डायरेक्शन में, आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइंस दी थी इंटरेस्ट रेट को लेके कि जो बैंक है, जो भी वो लोन या एडवांसेस दे रहे हैं, तो उस पे जो है इंटरेस्ट रेट किस तरह से होना चाहिए। तो आरबीआई ने बोला कि पहले से जो बैंक है वो अपना बेस रेट या एमसीएलआर रेट वाला इंटरेस्ट रेट का सिस्टम यूज कर रहे हैं। यानी जो भी बैंकों के फ्लोटिंग रेट वाले लोन होते हैं, लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो या तो फ्लोटिंग होगा या फिक्स्ड होगा। फिक्स में क्या है कि पूरे टेन्योर पे इंटरेस्ट रेट सेम रहता है। फ्लोटिंग में क्या होता है कि एक बेंचमार्क होता है, उस बेंचमार्क में कुछ स्प्रेड जोड़ के, यानी अपना कुछ अलग से प्रॉफिट और रिस्क को जोड़ के बैंक एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। तो ये जो बेंचमार्क है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो बेंचमार्क मतलब किसी बेंचमार्क के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा। तो पहले बैंकों का बेस रेट वाला सिस्टम था या एमसीएलआर। ये एमसीएलआर क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में काफी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। यानी इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो आरबीआई ने एक ग्रुप बनाया और उनसे बोला कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उस ग्रुप ने बोला, इंटरनल स्टडी ग्रुप था, उसने बोला कि जो एमसीएलआर रेट बैंकों में यूज किया जा रहा है या जो बेस रेट यूज किया जा रहा है बैंकों में, वो उतना अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी को हेल्पफुल नहीं है। यानी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो आरबीआई क्या चाहता है, मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये जो आपका ये जो आईएसजी था, यानी इंटरनल स्टडी ग्रुप, इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी बैंक फ्लोटिंग रेट वाला लोन देते हैं, उस पे बैंक जो एमसीएलआर या बेस रेट यूज कर रहे हैं एज ए बेंचमार्क, वो कितना हेल्पफुल है हमारे खुद की मॉनेटरी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है। इफेक्टिव कितना है वो। तो इस ग्रुप ने बोला नहीं नहीं, ये जो बैंकों का एमसीएलआर या जो बेस रेट है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए इस ग्रुप ने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि स्विच ओवर करना चाहिए एक एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जिसको हम बोलते हैं ईबीएलआर। अब ईबीएलआर क्या क्या होता है वो भी हम अभी हम देखेंगे। ठीक है। ये जस्ट बेसिक है कि बैंकों का एमसीएलआर और बेस रेट इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसीलिए रिकमेंडेशंस दिया गया था आईएसजी यानी इंटरनल स्टडी ग्रुप के द्वारा कि बैंकों को खुद को ईबीएलआर में स्विच कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस की बात की गई है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, दे शैल चार्ज इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसमें आरबीआई ने एक डायरेक्शन जारी किया 2016, और उसी के हिसाब से बैंक क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है। बैंकों की जो भी पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट को लेके, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि जितने भी फ्लोटिंग रेट वाले लोन है, चाहे कोई रिटेल लोन हो, हाउसिंग लोन हो, ऑटो लोन हो, ठीक है, या जो भी बैंक फ्लोटिंग रेट का लोन दे रहा है अपनी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को या मीडियम को, तो इन सबको इन सब, ये जो यहाँ तक है, यानी माइक्रो और स्मॉल है या हाउसिंग लोन है या रिटेल लोन है या पर्सनल लोन है, इन सबको टाइम दिया था कि आप कब से 1 अक्टूबर 2019 से ईबीएलआर में स्विच कर लेंगे। ईबीएलआर के लिए बोला था। और जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होता है ना, तो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बोला था कि 2019 तक इनको आप लोन दोगे, 1 अक्टूबर 2019, उसके बाद से जो भी लोन होंगे वो ईबीएलआर होंगे। और जो मीडियम एंटरप्राइज है, जो थोड़ी बड़ी एंटरप्राइज है, उनके लिए थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया कि 1 अप्रैल 2020 से जो भी आपके मीडियम एंटरप्राइज के लोन होंगे बैंकों के, उनको जो आप इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे वो क्या होंगे, ईबीएलआर वाले रेट्स यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने रेट्स को लेके बोली गई थी। अब हम देखते हैं कि एमसीएलआर रेट एक्जैक्टली होता क्या है। एमसीएलआर का फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है। तो एमसीएलआर में क्या क्या चीजें होती है, तो एमसीएलआर में कुछ कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए हैं। पहला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, दूसरा है नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, तीसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, चौथा है टेन्योर प्रीमियम। चारों को वन बाय वन देखते हैं। पहला है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का क्या मतलब है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब है कि जो भी बैंकों ने पैसा लोन के तौर पे दिया, ठीक है, तो बैंकों को पैसा कहाँ से मिला, बैंकों ने भी तो पैसा बोरो किया होगा ना, तो उस पे कितना आपको कॉस्टिंग पड़ रही है। जैसे मान लीजिए बैंक ने कोई लोन दिया, और उसमें बैंकों को जो लोन का पैसा है वो कहीं एफडी से आया कि कस्टमर ने एफडी कराया, तो एफडी में बैंक 7% पे कर रहा है, तो ये उसका खर्चा हो गया, बोरोइंग का कॉस्ट इसको आप बोल सकते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में वही हो जाएगा कि जो कॉस्ट हम लोन के लिए दे रहे हैं पैसे का, तो उसमें हमें खुद कितना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, और हम अपनी रिटर्न कितनी चाहते हैं। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड होगा। दूसरा नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। आप लोग जानते हैं कि बैंकों के पास जो भी जनता का पैसा होता है, उस पे उनको
कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना होता है आरबीआई के साथ, जो कि सिंपल कैश की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए जो है बैंक जब भी एमसीएलआर रेट लगाता है तो जो भी सीआरआर है उस पर तो बैंकों को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि सीआरआर का जो पैसा है वो आरबीआई के खाते में पड़ा रहता है और आरबीआई बैंकों को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देता। तो बैंकों को जो रिटर्न मिलता है सीआरआर वो क्या मिलता है, नील मिलता है। तो इसीलिए बैंकों का जो ये सीआरआर में जो उसको नील रिटर्न मिल रहा है इसको भी एडजस्ट करते हैं एमसीएलआर में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड सीआरआर इंटू मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 - सीआरआर। तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। तीसरा आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब भी आप कोई लोन देते तो आपके बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड हो गया। एक सेकेंड दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये नहीं होगा जो आपका लोन के लिए आपका कितना खर्चा आया ना, तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है कि मार्जिनल कॉस्ट में वो पैसा आएगा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कि जो आपने पैसा उधार लिया, क्योंकि जो भी पैसा बैंक लोन के लिए दे रहा है वो पैसा बैंक ने कहीं से तो उधार लिया है ना, जनता का डिपॉजिट है वो। तो उस पर जो खर्चा आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट में मतलब जो खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी आपको पे करनी है, एडवर्टीजमेंट करानी, वो खर्चे आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। ठीक है, आपकी कोई बैंकों में ब्रांच है तो उसका रेंट पे करना है, तो ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट होंगे। यहाँ पे लिखा है कि जो कॉस्ट ऑफ रेसिंग फंड, कॉस्ट ऑफ रेसिंग फंड इसका पार्ट नहीं होता दोस्तों, मार्जिन कॉस्ट का ही पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम का क्या मतलब होगा, दीज कॉस्ट अराइज फ्रॉम लोन कमिटमेंट विथ लॉन्गर। तो टेन्योर के हिसाब से भी हम प्रीमियम लेते हैं। जो बहुत ही लंबे टाइम के लोन होते हैं वो काफी रिस्की होते हैं, तो टेन्योर के हिसाब से भी थोड़ा हम एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट्स आपके एमसीएलआर में होंगे। एमसीएलआर किस किस टाइप का हो सकता है, एमसीएलआर आपका ओवरनाइट, एक दिन का, ठीक है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का एमसीएलआर। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं। बैंक शैल पब्लिश द इंटरनल बेंचमार्क। तो ये सारे बैंकों को चाहिए कि वो अपने ये सारे जो एमसीएलआर है उसको पब्लिश करें। 1 दिन का, 1 महीने का, 3 महीना, 6 महीना और 1 साल। इन एडिशन टू द अबव, बैंक हैव द ऑप्शन ऑफ पब्लिशिंग एमसीएलआर ऑफ एनी अदर लॉन्गर मैच्योरिटी। अगर बैंक चाहे तो 1 साल से भी ज्यादा, जैसे 2 साल, 3 साल, वो वाला एमसीएलआर भी पब्लिश कर सकता है। तो एमसीएलआर तो थोड़ा पुराना हो गया, क्योंकि बैंकों को अभी क्या करना है, ईबीएलआर ही यूज करना है। तो अब हम ईबीएलआर देखते हैं, ईबीएलआर क्या है। इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ईबीएलआर किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, ईबीएलआर बेंचमार्क शैल बी टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सब में से कोई एक हो सकता है। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट, आरबीआई ने जो अपना रेपो रेट दिया है वो भी एक टाइप का ईबीएलआर हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मंथ का जो ट्रेजरी बिल्स पब्लिश किया है एफबीआईएल में, यानी 3 मंथ के ट्रेजरी बिल्स का जो रेट है, जिसको एफबीआईएल यानी फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पब्लिश करती है, वो भी आपका ईबीएलआर हो सकता है। या ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 6 मंथ का जो ट्रेजरी बिल्स का 6 मंथ का जो ट्रेजरी बिल का जो यील्ड गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है। 6 मंथ का ट्रेजरी बिल्स का यील्ड का क्या मतलब है दोस्तों, जो 6 मंथ वाले ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टी बिल्स आप जानते हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही बॉन्ड मान लीजिए, इसको आरबीआई इशू करता है। ठीक है, तो ये टी बिल्स पे कितना यील्ड मिला 6 महीने में, तो वो भी एक तरीके का ईबीएलआर के तौर पे काम कर सकता है। या कोई और बेंचमार्क जो कि एफबीआईएल यानी कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जो कि अलग अलग यील्ड को पब्लिश करती है। ठीक है, या तो आरबीआई का रेपो रेट कितना है, रेपो और रिवर्स रेपो रेट आप जानते हैं ना, रेपो रेट उस रेट को बोलते हैं जब बैंकों को आरबीआई से पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो आरबीआई उनसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको रेपो रेट बोला जाता है। ठीक है, तो रेपो रेट कितना चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 मंथ का ट्रेजरी बिल्स पे यील्ड कितना मिल रहा है, या 6 मंथ के टी बिल्स पे यील्ड कितना मिल रहा है। 3 मंथ और 6 मंथ टेन्योर होते हैं, टी बिल्स अलग अलग टेन्योर के टी बिल्स आते हैं ट्रेजरी बिल्स। 3 मंथ वाले ट्रेजरी बिल्स में कितना यील्ड मिला, 6 महीने वाले में कितना यील्ड मिला, या कोई और बेंचमार्क, तो इन सब में से कोई भी आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क हो सकता है। बैंकों को आजादी दी गई है कि वो कोई भी एक्सटर्नल बेंचमार्क अपने लोन के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, और बैंकों को चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी रखें। जब भी बैंक कोई बेंचमार्क यूज कर रहा है उसको यूनिफॉर्म यूज करना पड़ेगा। एक लोन कैटेगरी, जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन के लिए बैंक ने बोला कि हम रेपो रेट वाला बेंचमार्क यूज करेंगे, तो सभी के लिए आप रेपो यूज कीजिए, और कस्टमर के को किसी भी टाइप का आपको भेदभाव नहीं करना। सिंपल अगर हम बोलना चाहे तो सेम टाइप का, सेम बैंक सेम लोन कैटेगरी के लिए अलग अलग बेंचमार्क यूज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हाउसिंग लोन के कुछ कस्टमर्स के लिए आप रेपो वाला बेंचमार्क दे रहे हैं, कुछ कस्टमर्स के लिए 6 महीने वाला ट्रेजरी बिल्स, ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपकी एक लोन कैटेगरी है तो आपको सभी को वही वाला बेंचमार्क देना पड़ेगा एक बैंक के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका ईबीएलआर इसमें हो गया। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड का मतलब जब भी बैंक कोई इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज कर रहा है, मान लीजिए कोई फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, तो उसमें ईबीएलआर चार्ज करेगा। ईबीएलआर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किन किन से क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे ईबीएलआर में। जैसे रेपो रेट है उसको ईबीएलआर बना सकता है,
3 मंथ का ट्रेजरी बिल्स, 6 मंथ का ट्रेजरी बिल्स का यील्ड, या कोई और जो कि FBIL पब्लिश करता है, ठीक है। तो EBLR के साथ हम क्या करेंगे, बैंक अपना कुछ स्प्रेड भी रखेगा। इसको एक तरीके का आप मार्जिन समझ लीजिए, ठीक है। बैंक अपना रिस्क के हिसाब से, अब EBLR तो हमेशा कॉमन होगा। मान लीजिए रेपो रेट वाला आपने EBLR सेलेक्ट किया तो सबका कॉमन होगा। बट आप जानते हैं कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। किस आधार पर डिसाइड होता है, ये स्प्रेड के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। तो स्प्रेड के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो हर बैंकों को चाहिए कि उनके बोर्ड के द्वारा एक पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। उस पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, इसमें बताना चाहिए कि कितना कितना स्प्रेड होगा, किस किस रेंज में स्प्रेड होगा, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें क्लियर कट मालूम होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। तो बैंक कुछ चीजों को ध्यान में रखता है कि बैंकों की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है और क्रेडिट रिस्क प्रीमियम क्या है। बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब बैंक का मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है, ठीक है। वो जो लोन है उसकी मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, ये हो जाएगा आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी। क्रेडिट रिस्क प्रीमियम का मतलब है कि जो कस्टमर है उसका अलग अलग डिफॉल्ट रिस्क होता है। किसी की मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है तो परमानेंट सैलरी हमेशा आएगी, या किसी की प्राइवेट जॉब है तो जॉब जा भी सकती है, तो रिस्क फैक्टर अलग अलग है। तो इसीलिए डिफॉल्ट प्रीमियम या रिस्क प्रीमियम के नाम पे भी बैंक कस्टमर से चार्ज करता है। तो ये भी आपके स्प्रेड का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो बैंकों को चाहिए, वो फ्री है कि वो अपना स्प्रेड डिसाइड कर सके ओवर द एक्सटर्नल बेंचमार्क, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट रेट होगा उसमें एक तो EBLR होगा प्लस स्प्रेड होगा। तो बैंकों को आजादी दी गई कि वो अपना स्प्रेड खुद से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। When the floating rate advance are linked to internal benchmark rate, bank shall determine their actual lending rate by adding the component of spread। तो जब भी बैंक कोई मान लीजिए इंटरनल बेंचमार्क यूज कर रहा है, इंटरनल बेंचमार्क में क्या था, जैसे हमारा MCLR या बेस रेट, तो उसमें बैंकों को चाहिए कि वो उस पर अपना कंपोनेंट स्प्रेड का भी ऐड करेगा और फिर फाइनल इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा। देयर शैल बी नो लेंडिंग बिलो बेंचमार्क। तो जो भी बेंचमार्क है उससे कम आप किसी को भी लोन नहीं दे सकते, यानी कि कोई भी पर्सन, मान लीजिए स्टाफ को भी अगर आप लोन दे रहे हो तो जो बेंचमार्क है उतना देंगे, भले ही उनके लिए आप स्प्रेड मत लीजिए, पर आपको बेंचमार्क से जो कम इंटरेस्ट रेट है किसी से चार्ज नहीं करना। मिनिमम जो लेंडिंग है वो बेंचमार्क रेट पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पशन फ्रॉम MCLR। तो MCLR से किस किस को एग्जाम्प्ट किया गया है, तो ऐसे लोन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम के तहत बैंक देता है, ठीक है। और उसमें जो है बैंकों को स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट बताया गया उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करना होता है। तो MCLR में क्या क्या चीजें एग्जाम की गई है, ऐसे लोन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम के तहत बांटे जाते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन या फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। तो ये कुछ ऐसे लोन है जो आपको, ये लोन एग्जैक्टली होते क्या क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन या फंडेड इंटरेस्ट, ये लोन ज्यादातर आपका कोविड के टाइम पे बहुत से बैंकों ने अपने जो इंडस्ट्रीज हैं उनको दिया था। तो ये एक तरह से रिस्ट्रक्चर पैकेज के तौर पे काम करते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल टर्म लोन हो गया या फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है, सो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज के प्रॉफिट नहीं हो रहे थे, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे सैलरी पेमेंट करनी है उनको अपने, या रॉ मटेरियल खरीदना है, ये जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, इसमें ये जो लोन दिया गया था कंपनीज को, तो वो टर्म लोन की फॉर्म में था, मतलब प्रॉपर उसकी EMI बनाई गई थी और उनको बोला था कि आप इसको 3 साल का उनको टाइम दिया था। तो मतलब ये शॉर्ट टर्म की मतलब एक तरह से इसको आप कंटीजेंसी लोन बोल सकते हो या इमरजेंसी लोन आप इसको बोल सकते हो। तो कोविड के टाइम पे बहुत सारे बैंकों ने, बहुत सारी कंपनीज जिनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था उनको ये वाले लोन बांटे थे, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन क्या था, कोविड के टाइम पे कंपनीज का प्रॉफिट तो था नहीं, तो सैलरी पे करना ये सब वो नहीं पे कर पा रहे थे, सैलरी या कुछ काम रॉ मटेरियल, तो इसीलिए उनको WCTL यानी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया गया था। ये जनरली शॉर्ट टर्म या मैक्सिमम 3 साल या 4 साल इतने टेनर के लिए ही दिया गया था। इसमें जो कस्टमर को रिपेमेंट करनी थी वो प्रॉपर टर्म लोन की फॉर्म में था, मतलब प्रॉपर EMI बनाई थी कि हर महीना आप इतना इतना पैसा दे देना अपने लोन को पूरा करने के लिए, ठीक है। दूसरा आता है आपका FITL यानी कि फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। तो ये भी कोविड के टाइम पे बहुत सी कंपनीज के साथ था। जैसे आप लोग जानते हैं कि CCOD ये जो लोन है इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कोरोना के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज के पास इतने भी प्रॉफिट नहीं हो रहे थे कि वो बैंकों का इंटरेस्ट पे कर सके। तो बैंकों ने क्या किया, FITL लोन दिया और इस लोन से क्या किया, कस्टमर का इंटरेस्ट पे किया। मतलब लोन सैंक्शन हो रहा है, और सैंक्शन किस पर्पस के लिए हो रहा है, जो पहले से लोन लिया है कस्टमर ने, बिजनेस का कोई भी लोन चल रहा है, तो पुराने लोन का इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए लोन दिया गया था, जिसका नाम है फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। और फिर ये जो इंटरेस्ट का पैसा है ये बाद में कस्टमर को चुकाना था, ठीक है। इसको बाद में प्रिंसिपल में जोड़ के आपकी EMI या इस तरह से बनाई गई थी। यानी बहुत सिंपल सी बात है, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन इसीलिए था, नाम से ही लग रहा है कि इंटरेस्ट को फंडिंग किया जाएगा, यानी जो बैंकों का लोन का पैसा उससे कस्टमर का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो बैंकों से उसने पहले से लोन लिया हुआ है। तो ये एक तरह से रेक्टिफिकेशन या रिस्ट्रक्चर पैकेज के तहत दिए गए थे। तो ये वाले लोन इनको भी MCLR से एग्जम्प्ट किया गया था।
या गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स निकालती है, उस स्कीम के तहत जो भी लोन्स है तो वो सारे इसमें हटाए गए। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ लोन, तो कुछ कैटेगरी और दी गई है जिसमें एग्जम्पशंस रखा गया है। तो कौन कौन से? एडवांस टू बैंक डिपॉजिटर अगेंस्ट देयर, अगर बैंक अपने खुद के डिपॉजिट को सिक्योरिटी मान के कोई लोन दे रहा है तो उनको इस एमसीएलआर वाले को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बैंक अपने एम्प्लॉयज को अगर कुछ लोन दे रहा है, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या होल टाइम डायरेक्टर को कोई लोन दिया जा रहा है, लोन लिंक टू मार्केट डिटरमाइन एक्सटर्नल, अगर आप एक्सटर्नल बेंचमार्क को यूज करके कोई लोन दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, तब आपको इंटरनल बेंचमार्क यानी एमसीएलआर यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट आपका रिव्यू ऑफ एमसीएलआर, तो एमसीएलआर का रिव्यू किया जाना चाहिए। यस, बैंकों को चाहिए कि वो एमसीएलआर का रिव्यू करे। अलग अलग मेच्योरिटीज जैसे हर मंथ का है, हमने कई सारा देखा था ना, महीने का, 6 महीना, 3 महीना, साल भर, तो वो बैंकों को पब्लिश करना चाहिए। ठीक है, और ये सिर्फ एमसीएलआर के लिए है। हाउएवर ये जो स्टिपुलेशंस है कि बैंकों को मंथली, आपका क्वार्टरली, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का एमसीएलआर पब्लिश करना चाहिए, सिर्फ एमसीएलआर के लिए है। ये चीज एक्सटर्नल बेंचमार्क के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंकों का कोई भी कंट्रोल नहीं है। रेपो रेट पे, 3 मंथ के ट्रेजरी बिल्स, 6 मंथ के ट्रेजरी बिल्स, उन सब पे आरबीआई, बैंकों का कोई कंट्रोल तो नहीं है। इंटरनल जो चीजें जैसे एमसीएलआर तो बैंकों का इंटरनल बेंचमार्क है। ठीक है, तो इंटरनल पे बैंकों का कंट्रोल है, इसीलिए वो पब्लिश कर सकता है। पर जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है, ईबीएलआर, उन पे बैंकों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का कोई जरूरत नहीं है। ये मतलब एप्लीकेबल ही नहीं होगा बैंकों पे, नॉट एप्लीकेबल टू बैंक्स। नेक्स्ट है रीसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। बैंक अपने जो भी इंटरेस्ट रेट लगाए हैं उसको रीसेट भी कर सकता है। ठीक है, तो बैंक अपनी डेट स्पेसिफाई कर सकता है कि किस डेट पे रीसेट इसमें हो सकता है। तो रीसेट का जो डेट है, जो टाइम है, पेरियोडिसिटी है, वो 1 साल हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। जो एक्सटर्नल बेंचमार्क होते हैं वो एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ, 3 महीने में एटलीस्ट एक बार तो वो रीसेट जरूर किए जाएंगे। कौन से? आपके एक्सटर्नल बेंचमार्क, ईबीएलआर वाले 3 महीने में एक बार रीसेट जरूर किए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट लिंक टू बीपीएलआर, बेस रेट, एमसीएलआर रेट। तो मतलब पहले से जो बोरोवर चले आ रहे हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग बोरोवर है, तो उनका किस तरह से होगा। जो आपके पुराने लोन्स है, एग्जिस्टिंग लोन्स है, या पुराने जो क्रेडिट के लिमिट्स हैं, जो बेस रेट एमसीएलआर से जुड़ी हुई है, शेल कंटिन्यू टिल रीपेमेंट और रिन्यूअल। तो जब तक उनका रिपेमेंट डेट या उनका रिन्यूअल डेट नहीं आता, तब तक वो उसी पुराने एमसीएलआर रेट से ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज इसमें बोली गई है। और यहाँ पे एक और बोला गया कि कुछ गाइडलाइंस ऐसी दी गई है जिसमें बोला गया कि कस्टमर को अपने लोन का, फ्लोटिंग रेट जो लोन है उसका कुछ अमाउंट प्रीपे करना होगा। उसके बाद ही वो एलिजिबल होंगे कि वो अपना इंटरेस्ट रेट स्विच ओवर कर सकते हैं। मान लीजिए पहले से उनका एमसीएलआर चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि एमसीएलआर में तो ज्यादा हमारा इंटरेस्ट रेट है, हमारे लिए ईबीएलआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क सही रहेगा। यानी कस्टमर एमसीएलआर से ईबीएलआर में इंटरेस्ट रेट चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को कुछ अमाउंट प्रीपे करना पड़ेगा, और उसके लिए बैंक कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी उससे नहीं लेगा। ठीक है, तो विदाउट प्रीपेमेंट पेनल्टी या विदाउट प्रीपेमेंट चार्जेस बैंक क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा कि कुछ अमाउंट प्रीपे करेगा, उसके बाद वो एलिजिबल होगा कि उसका इंटरेस्ट रेट एमसीएलआर से चेंज कर दिया जाए, स्विच ओवर कर दिया जाए ईबीएलआर पे। ठीक है, तो ये चीज इसमें बोली गई है। नेक्स्ट है पेरियोडिसिटी ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। तो क्या मतलब क्या पेरियोडिसिटी है जब बैंक अपने कस्टमर से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। यहाँ पे एक और लाइन बोलिए कि एक्सेप्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट चेंज करने में आपका कोई चार्जेस लग रहा है, कोई लीगल कॉस्ट लग रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो वो कॉस्ट तो कस्टमर से लेगा, लेकिन कोई प्री पेमेंट पेनल्टी का चार्ज कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। जब वो, यानी कोई भी कस्टमर बोलेगा कि मुझे ईबीएलआर स्विच ओवर करना है, तो वो सीधे नहीं कर सकता, उसको कुछ अमाउंट प्री पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा एमसीएलआर से ईबीएलआर में स्विच ओवर करने के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट किस तरह से चार्ज किया जाता है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है वो मंथली बेसिस पे होता है, और जो नियरेस्ट रुपी है वहां पे इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन जो बैंकों के एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, एग्रीकल्चर एडवांसेस, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज होगा, जिस हिसाब से आपका क्रॉप का सीजन होगा उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप होती है तो उसका आप सालाना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। बैंक शुड चार्ज इंटरेस्ट ऑन एग्रीकल्चर एडवांस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एट एनुअल रेट। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप है उस पर आप सालाना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे,
और जो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स है उस पे आप उस हिसाब से चार्ज करेंगे, जो भी उनकी ड्यू डेट्स है, जब भी कस्टमर को पेमेंट मिलने वाली उस हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताई गई है। नेक्स्ट आपका पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकों को आजादी दी गई है, बैंक हैव गिवन फ्रीडम टू फॉर्मुलेट ए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फॉर चार्जिंग। बैंकों को इस बात की आजादी दी गई है कि वो पैनल इंटरेस्ट को लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव एक पॉलिसी बना सकते हैं और उसके हिसाब से पैनल इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि इन केस ऑफ लोन टू बोरोवर्स, बैंकों ने लोन दिया है बोरोवर्स को किसके तहत, प्रायोरिटी सेक्टर के तहत। तो प्रायोरिटी सेक्टर वाला टॉपिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 आपके इसी वाले चैप्टर का। तो प्रायोरिटी सेक्टर का जो लोन है उसमें जो भी बैंकों ने लोन दिए हैं बोरोवर्स, उसमें बैंक अगर 25,000 तक का कोई लोन है अप टू 25,000, तो बैंक कोई भी पेनल्टी या पैनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो पैनल इंटरेस्ट को लेकर बैंक अपनी प्रॉपर पॉलिसी बना सकता है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल भी करेगा। लेकिन ऐसे लोन जो बैंकों ने प्रायोरिटी सेक्टर के तहत दिए हैं और वो 25,000 तक है, तो उसमें कोई भी पैनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कस्टमर रीपेमेंट में डिफॉल्ट करता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं सबमिट करता, तो पैनल इंटरेस्ट इस पे लगाया जा सकता है। सो नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। सो आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस करता है एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हर साल की शुरुआत में अपनी मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस करता है, जिसका रिव्यू वो हर क्वार्टर बेसिस पे करता है। और जो क्रेडिट पॉलिसी है वो साल में 2 बार बैंक जो है आपका आरबीआई अनाउंस करता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी की फ्रिक्वेंसी क्या है। तो मॉनिटरी पॉलिसी साल में एक बार आरबीआई अनाउंस करता है स्टार्टिंग में, और हर क्वार्टर में उसको रिव्यू करता है। और बात करें अगर हम क्रेडिट पॉलिसी की, तो वो साल में 2 बार उसको आरबीआई अनाउंस करता है। तो डिफरेंस क्या है मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, बहुत बड़ी चीज है मॉनेटरी पॉलिसी। बात करें क्रेडिट पॉलिसी तो ये बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू मॉनेटरी, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी बस इस बात की चीजों पे ध्यान देता है कि बैंकों को किस तरह से लोन लेना देना चाहिए, किस तरह से मतलब लोन के रिगार्डिंग ये पॉलिसीज होती है कि लोन कब कितना कितना लोन दे सकता है, और लोन को लेके मतलब गाइडलाइंस होती है क्रेडिट पॉलिसी में। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, बहुत बड़ा चीज है, ये हमारे पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, क्या इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करेगा, तो वो चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में होगी। क्रेडिट पॉलिसी में मेंशन होगा कि क्या क्या लोन होगा, किस तरह से लोन होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में वो फैक्टर्स होते हैं जो बैंकों के इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, वो बैंकों के इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करेगा ना। तो वही चीज इसमें होती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत बड़ी चीज है, क्रेडिट उसके सामने बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है। क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई सिर्फ ये बताता है कि बैंकों को लोन किस तरह से देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, वो सब चीजें इसमें होती है। तो ये जो पॉलिसीज होती है मॉनेटरी या क्रेडिट, ये बैंकों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बैंक अपनी जो खुद की लोन पॉलिसीज और जो खुद के लेंडिंग या इंटरेस्ट रेट है वो इन पॉलिसी को देख के बैंक अपना एडजस्ट करता है, तो इसीलिए बैंकों के लिए पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेथड ऑफ क्रेडिट असेसमेंट। तो जब भी बैंकों को जानना है, क्रेडिट मतलब लोन, लोन का एक्सेस करना है कि कितना लोन देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, तो क्या होगा। बहुत ही लंबे टाइम से, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, क्रेडिट वाज कंसिडर्ड टू बी कमोडिटी। तो क्रेडिट को एक बहुत ही स्कार्स, मतलब ये ऐसी कमोडिटी जो बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है, पहले लोन मिलना बहुत आसान नहीं हुआ करता था, बहुत डिफिकल्ट था। और आरबीआई का भी बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल होता था कि बैंक कौन से मेथड यूज कर रहा है लोन देने के लिए। ठीक है, तो क्रेडिट असेसमेंट के लिए बैंक क्या यूज कर रहा है, आरबीआई बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। तो ये जो गाइडलाइंस होती थी वो होती थी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ठीक है, तो ये आपकी कस्टमर की बैलेंस शीट को प्रोजेक्ट किया जाता था, और अलग अलग मेथड से, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग, तो कई सारे मेथड्स थे। फिर आरबीआई ने बाद में क्या किया, इन रूल को थोड़ा रिलैक्स किया, बहुत आसान किया, और बैंकों को आजादी दी कि आप अपना खुद का मेथड बना लीजिए और अपने हिसाब से अपना लोन का असेसमेंट कर सकते हैं। मतलब आरबीआई ने बैंकों को छोड़ दिया कि आप डिसाइड कीजिए आपको कितना लोन देना चाहिए। कुछ चीजों पे तो आरबीआई ने कंट्रोल किया हुआ है, ओवरऑल सीलिंग पे आरबीआई का कंट्रोल है, पर उस सीलिंग से अंदर बैंक क्या दे रहा है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो सब चीजें आरबीआई ने बैंकों के ऊपर छोड़ दी है। लेकिन जो लोन बैंक देता है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज, तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस उसके लिए दी है बैंकों को कि अगर आप माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज को लोन दे रहे हैं तो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। तो आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि बैंक हैव टू ग्रांट वर्किंग कैपिटल लिमिट, कि जब भी बैंक कोई वर्किंग कैपिटल लोन दे रहा है माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज, सो इसमें अगर लोन का जो लिमिट है वो 5 करोड़ तक है, कितना, 5 करोड़ तक है, तो उसमें बैंक कितना लोन देगा। हायर ऑफ अमाउंट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 20%, यानी कस्टमर की
इसमें दो चीजें होंगी, एक तो कस्टमर का सेल कितना हुआ, टर्नओवर कितना हुआ, सालाना प्रोजेक्टेड टर्नओवर, प्रोजेक्टेड मतलब आप एस्टिमेट क्या कर रहे हैं कि इस साल आपकी सेल्स कितनी होगी। कस्टमर बोल रहा है कि मेरी 100 करोड़ की सेल्स हो सकती है, ये मेरा एस्टिमेट है यानी प्रोजेक्शंस है। किस आधार पे आपने बोला, क्योंकि पिछले साल मेरे 90 करोड़ की सेल्स थी तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि 100 करोड़ होगी, ऐसा करके कस्टमर रिप्लाई कर रहा है। तो इसका 20%, तो 100 करोड़ का 20% आएगा 20 करोड़। तो या तो ये 20 करोड़ या फिर नायक कॉमनली नोन एज नायक कमेटी मेथड। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं नाइक कमेटी कमेटी मेथड, जिसमें क्या होता है कि आपका 20% तक का, तो ये जो हमने देखा ये आपका नाइक कमेटी मेथड है, जिसमें बताया गया है कि आपकी जो भी सेल्स है प्रोजेक्टेड उसका 20% आप कैलकुलेट कीजिए, वही 20% आपका क्या होगा, आपका लोन का अमाउंट होगा। या फिर आप ऑपरेटिंग साइकिल मेथड भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में क्या होता है कि आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, कितने टाइम में वो, पहले रॉ मटेरियल है, फिर सेमी फिनिश गुड्स है, फिर फिनिश गुड्स है, फिर आप उसको बेचोगे, फिर आपको पैसा मिलेगा कैश। ठीक है, तो जो आपके पास रॉ मटेरियल है उससे आपको कैश मिलने में कितना टाइम मिला, उस टाइम को एस्टिमेट किया जाता है और उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कितना लोन कस्टमर को दिया जाना चाहिए। ये होता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स है जो कि बैंक इस्तेमाल कर सकता है कस्टमर की लोन की कैलकुलेशन के लिए कि कितना लोन उसको दिया जाना चाहिए। इसके साथ ये वाला पार्ट भी हो गया। लास्ट वाला पार्ट 5 में हम लोग इनकम रिकॉग्निशन और असेट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट में इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो पार्ट 4 है इसमें हमने पहले लोन के बारे में डिस्कस किया था कि बैंकों को प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती है एडवांसेस को लेके, और बैंक उसको टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है। पहले आरबीआई ने एक इंटरनल स्टडी ग्रुप को बोला कि आप देखिए कि जो बैंकों का एमसीएलआर या जो बेस रेट है वो कितना अच्छे से काम कर रहा है, क्या वो हमारी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई अपना इम्पैक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर उस ग्रुप ने बोला नहीं नहीं, ये कोई इम्पैक्ट नहीं दे रहा, एक नया एक्सटर्नल बेंचमार्क बैंकों के लिए लाना चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने एक नए बेंचमार्क की यहाँ पे बात की थी, ईबीएलआर जिसको बोला था। तो ईबीएलआर से पहले हमने एमसीएलआर का देखा था। एमसीएलआर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ये बताता है कि हमें खुद फंड जो हम लोन दे रहे हैं वो हमें खुद कितने कॉस्ट में आई। अगला सीआरआर पे जो हम पैसा आरबीआई के पास रखते हैं उस पे तो हमें निल प्रॉफिट मिलता है, कुछ मिलता ही नहीं, रिटर्न मिलता ही नहीं, तो उसको भी हम अपने एमसीएलआर के कंपोनेंट में ऐड करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सैलरी पे करनी है, बिल्डिंग का रेंट पे करना है बैंक को, अपना इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे खर्चे वो सब ऑपरेटिंग में आ जाएंगे। लोन टेन्योर, टेन्योर के हिसाब से भी लोन का इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके एमसीएलआर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एमसीएलआर अलग अलग टाइप का होता है, एक दिन का, एक महीना, 3 महीना, 6 महीना, एक साल। फिर आता है आपका ईबीएलआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में कुछ चीजें होंगी, जैसे आरबीआई का रेपो रेट, गवर्नमेंट का 3 मंथ वाला ट्रेजरी बिल्स, 6 मंथ वाला ट्रेजरी बिल्स, तो ये सारे आपके ईबीएलआर के कंपोनेंट्स होंगे। अगला आता है स्प्रेड। स्प्रेड में क्या होगा कि बैंकों का एक बोर्ड के द्वारा अप्रूव पॉलिसी होगी और उसमें स्प्रेड के बारे में बताया जाएगा। एमसीएलआर में कुछ और चीजें हो सकती है, जैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी, क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि जो भी बैंक है, ठीक है, जो बैंक है वो देखेगा मार्केट में कंपटीशन कितना है, या मार्केट का लिक्विडिटी कितना है लोन का, या जो लोन है उसमें कस्टमर के पास क्या कोई इमीडिएट ऑप्शन है। इमीडिएट ऑप्शन मतलब टाइम से पहले क्या वो प्रीपे करेगा, तो ये उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी का कंपोनेंट होगा। क्रेडिट रिस्क, बैंकों को ये भी देखना होगा कस्टमर का कितना डिफॉल्ट रिस्क है, तो उसके आधार पर भी वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकता है। अगला आता है इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। यहाँ पे बोला गया है कि when the floating rate advances are linked to internal benchmark, bank shall determine their actual lending rates by adding the component of spread to their internal benchmark। अगला आता है आपका बोला है कि जो भी बैंकों के लोन होंगे उसमें बैंकों का, जैसे मान लीजिए एमसीएलआर है इंटरनल बेंचमार्क, तो उस इंटरनल बेंचमार्क में बैंक अपना स्प्रेड भी जोड़ेगा। कुछ चीजें जो एमसीएलआर से एग्जाम्प्ट है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया, या आपने कंटीजेंसी या किसी प्रॉब्लम के लिए कोई रिस्ट्रक्चर का कोई लोन दिया, जैसे डब्ल्यूसीटीएल या एफआईटीएल। डब्ल्यूसीटीएल हमारा कोरोना के टाइम पे बहुत से बैंकों ने अपने कस्टमर्स को दिया था ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक है, ये था वर्किंग कैपिटल पर्पस, पर लोन था टर्म लोन यानी ईएमआई इसमें मांगी गई थी। जनरली वर्किंग कैपिटल लोन आपका सीसी होता है जिसमें इंटरेस्ट पे करना होता है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये आपका टर्म लोन की फॉर्म में दिया गया था। ऐसी एफआईटीएल जो इंटरेस्ट होता है उसके पेमेंट के लिए बैंकों ने कस्टमर को एफआईटीएल लोन सैंक्शन किया था। ठीक है, फिर अगला था रिव्यू ऑफ एमसीएलआर। बैंकों को चाहिए कि मंथली बेसिस पे इसका रिव्यू करे और उसकी रिपोर्ट को पब्लिश करे। ईबीएलआर पे बैंकों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो इसीलिए ये चीज बैंकों पे एप्लीकेबल नहीं होती है कि वो ईबीएलआर को भी पब्लिश करे। रीसेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है बैंक टाइम टू टाइम रीसेट करता है।
इसकी फ्रिक्वेंसी 1 साल या उससे कम भी हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट लिंक टू BPLR, बेस रेट, MCLR। जो पुराने लोन है जो ऑलरेडी MCLR, बेस रेट या BPLR यानी कि बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट से जुड़े, तो वो उसी में कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि उसका रिन्यूअल का कोई टाइम नहीं आएगा। रिन्यूअल आएगा तो खुद को BPLR, EBLR से रिन्यूअल करा सकते हैं। या पुराने कस्टमर जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो EBLR वाला रेट चाहिए, EBLR वाला एक्सटर्नल बेंचमार्क वाला ही हमें रेट चाहिए, तो उस केस में उनको कुछ अमाउंट प्रीपे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उनको अलाउ करेगा। चार्जिंग इंटरेस्ट रेट की प्रेडिसिटी क्या, मंथली बेसिस पे बैंक चार्ज करता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर लोन है डिपेंड करेगा, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की है तो सालाना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, और शॉर्ट ड्यूरेशन की है तो उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कब कस्टमर को पेमेंट मिलेगा, उस आधार पे इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करेगा। पैनल इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज कर सकता है, उसको लेके भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन आरबीआई ने बैंकों को बोला हुआ है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर वाले बोरोवर्स है 25,000 तक आप उनसे कोई भी पैनल इंटरेस्ट नहीं ले सकते। कोई भी कस्टमर जो डिफॉल्ट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली सबमिट नहीं कर रहा, तो वो भी पैनल इंटरेस्ट उसको भी पे करना पड़ेगा। मतलब बैंक उस पर पैनल इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्रेडिट पॉलिसी बहुत एक छोटा कंसेप्ट है। ब्रॉडर कंसेप्ट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी पूरे इन्फ्लेशन को, पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। क्रेडिट पॉलिसी सिर्फ इस बात को इम्पैक्ट करता है कि बैंकों का लोन किस तरह से दिया जाएगा, क्या होगा, तो लोन को लेके पॉलिसीज होती है। मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आरबीआई अनाउंस करती है और हर क्वार्टर में इसका रिव्यू भी करती है। लेकिन बात करें क्रेडिट पॉलिसी तो साल में 2 बार ये आरबीआई अनाउंस करती है। बैंकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक अपनी जो लोन पॉलिसी या जो लैंडिंग रेट्स बनाते हैं वो इन्हीं पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। क्रेडिट असेसमेंट के कौन से मेथड है, तो पहले आरबीआई का बहुत ज्यादा बैंकों पे कंट्रोल होता था, कई सारे मेथड आरबीआई ने बैंकों को बोले थे, ठीक है, लेकिन बाद में आरबीआई ने बैंकों को छूट दी कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। लेकिन कुछ एरियाज में आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइंस दी हुई है कि हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको लोन देना होगा, जैसे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसे माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज जिनको आप 5 करोड़ तक का लोन दे रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप नाइक कमिटी मेथड यूज कीजिए, ठीक है। तो कैसे, इसमें जो हायर अमाउंट आएगा, यानी कि आपका जो भी सेल हुई उसका 20%, जो आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स है, जो आपने एस्टिमेट किया कि हाँ इतनी सेल्स हो सकती है, उसका 20% कैलकुलेट कर लीजिए। और उस सेल का 20% कैलकुलेट करके आप क्या करेंगे कि आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो जो वैल्यू होगी उसको आप लोन मान सकते हैं, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका जो रॉ मटेरियल है वो सेमी फिनिश गुड्स बनेगा, फिर फिनिश गुड्स बनेगा, फिर आप बेचेंगे, फिर आपको कैश मिलेगा, तो कितना टाइम लगा उस टाइम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कितना आपको कैश या आपको लोन दिया जाना चाहिए। तो ये 2 मेथड्स भी यूज किए जा सकते हैं। इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन से लेके आगे वाले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।